हेलो एवरीवन, आवाज आ रही होगी? ऑल गुड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। Yes, sir. हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। देखो भाई, लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंसिंग एनसीईआरटी से, वो हो गया था। एक्चुअली एक ही तरीके से आप लोग बैलेंसिंग सीख जाओ, उतना ही काफी हो जाता है आप लोगों के लिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि हाँ आप लोगों को ये वाली बैलेंसिंग भी आए, वो वाली बैलेंसिंग भी आए। चलिए ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर आ जाए, एग्जामिनेशन वालों को कोई भरोसा नहीं 11th-12th वालों में, क्योंकि उनके पास ज्यादा कंटेंट होता नहीं है, तो ये डाल देते हैं हम लोग। अब तो भाई आज का टॉपिक रहेगा कैसे हम लोग टाइट्रेशन को डील करते हैं, कैसे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं रेडॉक्स की हेल्प लेके। और आज का ये डे है, आखिरी डे है, इसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत रहेगी नहीं। आज रेडॉक्स का चैप्टर आपका फिनिश है। आज आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा, आज आपको फॉर श्योर शाम तक असाइनमेंट मिल जाएगा। तो आप लोग असाइनमेंट करिए, रेडॉक्स का चैप्टर करिए, फिर हम लोग अब कहते हो तो भाई कुछ लोगों की डिमांड ये है कि उनका टर्म 1 आ गया है, टर्म 1 आ गया है और कुछ उनको चैप्टर जल्दी जल्दी कराने हैं। कोई बात नहीं, हम लोगों ने जितना कुछ कवर किया हुआ है, हम लोगों ने जितना कुछ कवर किया हुआ है, एक बार आप लोगों को मैं उनका डाउट सेशन दे दूंगा, एक क्लास लगा दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग का डाउट हो, या फिर पीरियोडिसिटी का डाउट हो, या फिर आपका ऑर्गेनिक का इधर रेडॉक्स का डाउट हो, आप पूछ सकते हैं वहां से। ठीक है, तो आज ये आखिरी क्लास है रेडॉक्स की। कल से हम लोग डाउट सेशन रखा करेंगे अगली बार से। जब तक आप लोगों के डाउट खत्म नहीं हो जाते, वो टेस्ट के डाउट हो या फिर कहीं के भी डाउट हो, तब तक वो डाउट सेशंस चलेंगे। क्या कहते हो, सही है? ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए अब देखो, आज देखो देख लेते हैं कि टाइट्रेशन खत्म भी होगा कि नहीं होगा। क्या पता ना हो तो फिर अगला क्लास भी लगाने पड़ जाएगा। खैर, रेडॉक्स में बेटा जी, रेडॉक्स से पहले पहले आप लोगों को एक मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने कराया था क्या कभी? यस सर। फिर आपको नॉर्मेलिटी वाले कॉन्सेप्ट भी कराए थे वहां पर, Yes, sir. यस सर। और उसमें ही Yes, बहुत sir. कुछ बातें बताई थी। वहीं पर पहली बार आपको एन फैक्टर देखने मिला होगा, एन फैक्टर Yes, sir. आपको वहीं पर पहली बार देखने मिला होगा। और मैंने कहा था कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी लगभग लगभग से एक ही बात होती है, एक ही तरह की कैलकुलेशंस होती हैं यहाँ पर। तो बच्चा लोग मोलैरिटी को ढंग से देख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि टाइट्रेशन होते क्या है। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ मोल, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मैं इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं और आप लोग वो सीख भी चुके हैं, आपको काफी कुछ आता भी है। ठीक है, सेकंड टाइम आप इसे पढ़ रहे हो मुझसे। तो ये वॉल्यूम इन लीटर होता है। आप लोग अगर चाहो तो इसी को वॉल्यूम इन लीटर है और मोल में है। आप चाहो तो इसको मिलीमोल और आप चाहो तो इसको मिलीमोल भी कह सकते हो, आप आपकी मर्जी है। आप लोग इसको मोल की जगह मिलीमोल कहने लग जाओ, और वॉल्यूम लीटर है तो उसकी जगह आप लोग इसको लीटर मिली लीटर कहने लग जाओ। तो ये वाला भी मोलैरिटी ही होती है और कोई अलग से चीज नहीं है। ये भी क्या है बेटा जी, मोलैरिटी। लिख लेना इसको, ये भी मोलैरिटी है। जब आपका मोल की जगह मिली मोल और वॉल्यूम की जगह लीटर की जगह मिली लीटर आने लग जाता है, तो ये भी मोलैरिटी होती है। अगला अगला आप लोग चाहेंगे कि यहाँ पर बेटा जी वॉल्यूम जो लीटर में है, अगर वो सिर्फ ml में रहे और ये चीज वैसी की वैसी रहे, तो आप बिल्कुल इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हो गया मोल और वहां पर 1000 से मल्टीप्लाई और फिर वॉल्यूम इन ml। आप लोगों को शायद ये वाली चीज कराई भी हुई है मैंने, है ना? तो मोल मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दोगे तो वही चीज मिलीमोल बन जाती है। याद रहे, याद रहे बच्चा। यहां से आप लोग यहां पर गए, लीटर से आप लोग ml कर रहे हो, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, मोल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही चीज क्या बन जाती है, मिलीमोल। ठीक है, क्लियर है बात, इजी है। अब आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि यार देखो सुनो,
जब कभी मोल निकालना होता है मुझे, तो फिर मैं क्या करता हूं, मोल का मतलब है मोलैरिटी वॉल्यूम इनटू लीटर, ये तो निकालता हूं मैं मोल। और आपको यहां पे दिख रहा होगा कि अगर मुझे मिली मोल निकालना है तो क्या करूंगा मैं, ml से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं मिली मोल निकालना चाहता हूं तो फिर मैं मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम इन ml कर दूंगा। क्या ये बात चमकी बच्चा? यस दोनों में से आप कुछ भी कर लो, आपका आंसर लगभग लगभग सेम ही आएगा, कोई दिक्कत ज्यादा आने वाली नहीं है। यहाँ पर आप लोग जान पा रहे हो कि मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर है, ये मिलीमोल डिवाइड बाई ml है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कई लोग होते हैं कि सर हमने मोल को थोड़ा सा ओपन करके लिखना चाहते हैं, तो उनकी अपनी मर्जी है, ओपन करके लिखना चाहे लिख दें, वो चाहें तो इसी चीज को अलग ही डिमेंशन में मोल को ही ओपन कर दें, उनकी अपनी मर्जी है। वो चाहें तो बेटा जी मोलैरिटी इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला हो सकता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये भी हो मोलर सकता है, मास। और ये वाला भी आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, इसको भी मैं करा चुका हूं बहुत बार। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये भी डिजाइन हो ही सकता है। जिस टाइम जिस फॉर्मूले की मुझे जरूरत पड़ती है हम लोग अकॉर्डिंगली उस फॉर्मूला उठा लेते हैं। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि हमें उस क्वेश्चन में जरूरत किस चीज की है, उस क्वेश्चन में जरूरत किस चीज की है। ठीक है, चलो जल्दी नोट कर लो, फटाफट इन सबको नोट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो इन सब बातों को। ठीक है, आगे देखो बच्चा, बात ये है कि जैसे आप लोग मोलरिटी के साथ डील करते हो, मोलरिटी के साथ दो चीजों को डील किया जाता है। मोलरिटी के साथ एक्चुअली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिंग। वेरी गुड। तो अब मोलरिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं दो तरीके होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, कोई अगर बाद में आया हो तो वो ध्यान से देख ले, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। और बेटा जी कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में हम लोग एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कर रहे होते हैं, लिख लो, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट चलता है यहां पर। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है कि बेटा सॉल्यूट आपने नहीं चेंज किया, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर फिक्स, सॉल्यूट इज कांस्टेंट। यहां पर बेटा जी कांस्टेंट होता है सॉल्यूट, सिर्फ और सिर्फ आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे होते हो। तो बताओ सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो क्या मोलरिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी? अरे बोलो यार, इसकी वजह से मोलरिटी डिक्रीज होनी चाहिए। कई लोगों को तो यही समझाना पड़ जाता है, अरे यार किसी भी अगर आप सॉल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे तो मोलरिटी डिक्रीज ही होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप लोग वाटर ऐड करेंगे तो मोलरिटी उसकी डिक्रीज ही होगी। चीनी का सॉल्यूशन बनाया हुआ है आप लोगों ने और वहां पर आप पानी डाल दो, सॉल्यूशन बना बनाया है वहां पे आप पानी डाल दो, मोलरिटी डिक्रीज ही मारेगी। ठीक है, वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही मारेगी, मिठास पहले जो ज्यादा थी अब वो कम हो जाएगी, है ना? तो ठीक है उस तरीके से होता है। बट क्वेश्चन है कि सर कितना कितना डिक्रीज होता है। आप देखो ध्यान से, आपके पास एक इसी तरीके से करके सॉल्यूशन था और उस सॉल्यूशन में लेट्स से कि आपने शुगर ऐड किया हुआ था, शुगर ऐड किया हुआ था, इसकी शुगर की मोलारिटी थी m1 और इसका वॉल्यूम था लेट्स से पहले v1। ठीक है, आपने कुछ वॉल्यूम और ऐड कर दिया, वॉल्यूम ऐड करने से इसका टोटल वॉल्यूम हो गया नाउ v2 कुछ भी, और मोलारिटी चेंज हो जाएगी m2। आप लोग मुझे बताइए कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट करने से, बेटा जी एडिशन ऑफ सॉल्वेंट करने से मोलारिटी घट जाएगी। मोलारिटी घट जाएगी, पर कितनी? एक बात तो फिक्स है कि जितने शुगर के कंटेंट यहां पर था उतना ही शुगर यहां पर, लेट्स से कि मैंने बच्चे एक चम्मच शुगर यहां पर डाला हुआ है तो एक ही चम्मच शुगर यहां पर भी है। यस सर। यस सर। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर जो है यहां पर इज इक्वल टू वहां पर बराबर है। और आप मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? गिवन मास बाय मोलर मास। वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चा, इस केस में मोलैरिटी आप लोग ये कह सकते हो कि इसके नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसके मिलीमोल्स, ऐसे भी तो कह सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका मिलीमोल इधर जितने की साइड जितना होगा उतना ही मिलीमोल इधर की साइड भी होगा। यस सर। ऐसे कह सकते हो।
आप मिलीमोल निकालने के लिए क्या करते हो, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एमएल, मोलरिटी मल्टीप्लाई एमएल, ये मोलरिटी मल्टीप्लाई। तो इसके लिए आप लोग सिंपली कहोगे m1v1 इन ml या फिर लीटर जो भी है, यहां पर भी कहोगे m2v2 सिंपली ml या फिर लीटर में। लीटर में रखोगे तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल करोगे, ml में करोगे तो मिलीमोल डिवाइड इज इक्वल टू मिलीमोल करोगे, पर जो भी करोगे आंसर सही आएगा, जो भी करोगे आंसर सही आएगा। सिर्फ फर्क इस बात का ध्यान रख लेना कि अगर इधर वॉल्यूम ml में यूज कर रहे हो तो यहां पर हमेशा लीटर ml में ही करना। पता चले कि इधर तो ml में किया इधर लीटर में कर लिया, बात खराब हो गई, ऐसे मत करना। क्या तो दोनों लीटर में कर लेना या तो फिर दोनों ही ml में कर लेना, एक साइड कर लेना। तो बेटा जी ये वाला इक्वेशन कब अप्लाई होता है बताओ मुझे, ये वाला इक्वेशन कब अप्लाई होता है, डाइल्यूशन के केस में। लिख लेना इस चीज को, ये वाला इक्वेशन हमेशा ही डाइल्यूशन के केस में यूज होता है। बस हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन देता हूं, एक बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक सॉल्यूशन है HCl का, ठीक है, वहां पर 0.1 मोलरिटी है और वॉल्यूम है आपकी, कितना बोलो वॉल्यूम को, चलो वॉल्यूम है आपका लेट्स से 200 ml, और उसमें कुछ हमने पानी मिला दिया। वाटर मिला देने की वजह से आपका अब टोटल वॉल्यूम हो गया है 600 ml, और मोलरिटी हमें नहीं पता, मोलरिटी बेटा जी हमें नहीं पता इसकी, ऑब्वियस बात है। मुझे बताओ कि क्या हो जाएगी इसकी मोलरिटी। सिंपली आप लोगों ने डाइल्यूट किया है चीजों को, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 सिंपली रख पाओगे क्या, m1 की Yes, वैल्यू sir. 0.1 हो गई, v1 की वैल्यू 200 ml हो गई, और m2 की वैल्यू हमको नहीं पता, वॉल्यूम यहाँ पर है 600 ml। तो बड़े आराम से आप लोग मोलरिटी निकाल लेके आ रहे हो, इट इज इक्वल टू व्हाट, 200 से ये कट गया तो 0.2 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 6, राइट, ये हो गया 1/3। 1 मिनट, 0.2 हो गया ना, 0.2 डिवाइड बाई 6 है ना, क्योंकि 2 जीरो गया, उसके बाद ये 0.2 हो गया डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 60, और ये आप 1/3 कर सकते, 30 कर सकते हो बड़े आराम से, 1/30 मोलरिटी आ गई 1/30। Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. इतना इजी है ये, इतना इजी है, बस आपको एक फॉर्मूला लगाना है डाइल्यूशन का। बेटा जी जैसे आप लोग मोलरिटी में एक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ चुके, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में याद करने वाली दो ही चीज है, स्टेटमेंट याद कर लो कौन कौन सी। पहला स्टेटमेंट कि डाइल्यूशन में हम लोग एडिशन ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं, स्टेटमेंट याद करो, डाइल्यूशन के केस में एडिशन ऑफ सॉल्वेंट चलता है। दूसरा स्टेटमेंट, ड्यूरिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ मिलीमोल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहता है वो। क्लियर हुआ बात, आगे बढ़ो। चलो हो गया भाई। अब यार देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पिछला स्लाइड एक बार दिखा दो सर। अभी दिखा दो, चलो फटाफट नोट करो, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। कॉन्सेप्ट सर डन। अब बेटा जी दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग का। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग में होता क्या है कि आप लोग एक से ज्यादा चीजों को मिलाते हो, दो ऑब्वियसली बात है, 2-3 चीजों को मिलाते हो, और मिलाने के बाद पूछते हो कि बताओ अब फाइनल वाली मोलरिटी क्या होगी। मिलाओगे और उसके बाद बताओगे कि अब बताओ फाइनल वाली मोलरिटी क्या होगी। करना ये होता है कि एक चीज ये रही, दूसरी चीज ये रही, तीसरी चीज अब बना रहे हो मिला के। क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मिक्सिंग में बेटा जी, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कि ये एक का HCl सॉल्यूशन था, ये भी HCl सॉल्यूशन था, और यहाँ पर मिला के भी आपने HCl सॉल्यूशन ही बनाया, परंतु इस वाले HCl सॉल्यूशन की मोलरिटी थी
0.1 मोलर और इस वाले की थी 0.15 मोलर। इस वाले का वॉल्यूम था 100 ml और इस वाले का वॉल्यूम था लेट्स से 200 ml। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या आप लोग वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो बड़े आराम से। यहां से 100 ml का वॉल्यूम आ रहा है, सुनो ये 100 ml का वॉल्यूम आ रहा है और वहां से भी 100 ml का वॉल्यूम आ रहा है, तो दोनों को वॉल्यूम से मिला दोगे तो क्या बनेगा, 300 बन जाएगा। तो ये हो गया बेटा जी V3 इज इक्वल टू 300। इट्स वेरी इजी। Yes. पर वैसे ही आप लोग मोलरिटी को भी ऐड कर दोगे क्या, 0.1 मोलर और 0.15 मोलर इज इक्वल टू, अरे बोलो, इसको मत कर, नो सर। No, sir. इसको मत कर देना बस। आप याद रखिएगा कि आप लोग ऐड कर सकते हो, आप लोग ऐड कर सकते हो वॉल्यूम्स को, V1 V2 इज इक्वल टू V3, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3 आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मोलैरिटी को ऐड नहीं कर सकते हो इस तरीके से। आप लोग ये नहीं कह सकते कि M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M3, ये कहना सही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कुछ, ये कहना सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेटा मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लिख लो फिर से, मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए आप उसको ऐड कर सकते हो, मोलैरिटी को ऐड नहीं कर सकते हो। आप किसको किसी और चीज को भी ऐड कर सकते हो, यस, मोल्स को ऐड कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि इसके मोल N1 है, इसका N2 है, तो टोटल मिला के क्या बनेगा, N3 बनेगा। आप ये कह सकते हो, इट्स वेरी इजी, इट इज वेरी मच ओके। सर मोलारिटी को आपने क्या बताया इज इक्वल टू सर, ये N3, समझ ये आप नहीं कह आया। सकते हो, एक मिनट मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ से सर N1 इसके मोल आएंगे HCl के, यहाँ से N2 इसके मोल आएंगे HCl के, इज इक्वल टू मैं तो N3 कह दूंगा, कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों चीजों में बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन से सर V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3, यू कैन से, बिल्कुल हो सकता है। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N3, इट इज वेरी मच ओके। क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लिख लो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बेटा जी एक्सटेंसिव होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव होती है, नंबर ऑफ मोल भी एक्सटेंसिव होती है, इसलिए दोनों को ऐड कर दे रहा हूं देखो। और मोलैरिटी, आप लोग सोचो कि M1 इसकी मोलैरिटी, M2 इसकी मोलैरिटी और बराबर कर दूं M3 के, तो ये गलत है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लिख लेना, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन है सर ये बताओ कि ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव होती क्या चीज है, हमें तो नहीं पता। Yes, अरे sir. पता है क्या, No, sir. नहीं पता ना, चलो ठीक है। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3, यू कैन से, मतलब ये आपका 100 ml था, ये आपका 200 ml था, तो आप यहाँ पर 300 ml कह सकते हो। पर यू कांट टॉक अबाउट M3। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। बेटा जी वो सारी प्रॉपर्टीज जो कि ऐड हो जाती हैं, लिख लेना, वो सारी प्रॉपर्टीज जो कि एडिटिव होती हैं, जो कि ऐड हो जाती हैं दोनों में, V1 प्लस V2 सिंपल एडिशन हो जाती है, आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ये दूसरी खास बात होती है इनकी कि ये सब मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, लिख लेना, सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन मास, लिख लेना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन मास, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन मास। ये वाली चीजें बेटा जी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डू डिपेंड अपॉन मास, ये डिपेंड अपॉन मास। सर इसके अंदर तो मोल की हम डिवाइड कर रहे थे, तो इसके अंदर मास कहाँ से आ रहा है? टेंशन ना ले, अभी बताऊंगा। ये वाला बेटा जी डू नॉट डिपेंड अपॉन मास। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाओ।
ये मास कहाँ से आ गया, ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती हैं? क्या आपके कोर्स में है? तो आंसर है हाँ, आपके कोर्स में है। ये बिल्कुल आपके कोर्स में कवर होता है और आपके कोर्स में ही कवर होता है। पर मजे की बात यह है कि ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। आपके कोर्स में जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है ये वहां पर कवर होता है, और वहां पर कवर जब करा जाता है तो अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, मतलब आधे एक घंटे का टाइम दिया जाता है इसको। इतना बड़ा टॉपिक है ये। अब ये सी बात है, क्योंकि टॉपिक चल रहा है रेडॉक्स का, तो मैं उसके साथ मैशअप तो नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पढ़ाने लग जाऊं, एक आध घंटा यहाँ पर खींच दूं, ये तो पक्का नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर का स्टार्ट होने का, और वहां पर फॉर श्योर पढ़ाऊंगा। आधे घंटे का पूरा कॉन्सेप्ट ये है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। आपको ये देख के पता लग जाएगा कि कौन सी चीजें इंटेंसिव होती है, कौन सी चीजें एक्सटेंसिव होती है। बस थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। जैसे कि बेटा जी ये रूम है ना, टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ। आप लोग जानते हो कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर 37 है, 37 है, 37 है, 37 है। क्या आपको लगता है कि अगर हम लोग एक ही रूम में बैठे हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को ऐड हो जाना चाहिए? 37 37 37 ऐड कर लो, आग लग जानी चाहिए फिर क्लास में। लगा दें आग? ठीक है, आग तो नहीं लगती ना, क्योंकि टेम्परेचर ऐड नहीं हुए, हमारे टेम्परेचर ऐड नहीं हुए, इसलिए आग नहीं लगी, नहीं तो आग लगा दिए होते हम। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि मास कितना ही बढ़ा लो आप लोग, पर वो चेंज नहीं होती है। जो चीज वैसी है वो वैसी रहेगी, जैसे कि डेंसिटी होती है। अब कोई चीज कितनी डेंस है, कोई चीज कितनी डेंस है। अब यार मैं बताऊं कि लोहा, जो आयरन है, कितना डेंस है। जितना डेंस वो है, उतना वो थोड़ा सा लोगे तो भी उतना ही डेंस रहेगा, और बहुत ज्यादा भी ले लोगे तो भी वो उतना ही डेंस रहेगा। तो डेंसिटी अगेन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। पर कुछ चीजें होती हैं जो कि मास पे डिपेंड कर जाती हैं। आप लोग ज्यादा ऐड करो तो उनका मामला ज्यादा हो जाता है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया। आप लोग जानते हो कि 1 लीटर रखोगे तो थोड़ा कम है, ठीक है, 1 किलो रखोगे तो उसका वॉल्यूम कुछ रहेगा, और उसको 1 लीटर और ले लो तो वॉल्यूम बढ़ गया, 1 लीटर और ले लो, थोड़ा और ले लो, वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे जैसे आप लोग ज्यादा मास बढ़ाते चले जाओगे उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बढ़ता है। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। वैसे ही मोल होता है। आप लोग जानते हो मोल में क्या कहते हैं, एक मोल ये रहा, एक मोल ये रहा, एक मोल ये रहा, तीनों को ऐड करोगे तो सिंपली 3 मोल हो जाएगा। पर इस तरीके से आप लोग टेम्परेचर या फिर इस तरीके से आप लोग डेंसिटी को ऐड नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कंफर्म। Yes. ये एक छोटी सी हिंट है, ये छोटा सा तरीका है। अब मैं आपको उसी की हेल्प से बताना चाहता हूं कि इसमें जो मोलैरिटी होती है ना यार, इसमें ये जो मोलैरिटी होती है, सुन लो, इसमें ये जो मोलैरिटी होती है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और इंटेंसिव वालों की खास बात ये होती है कि बेटा जी उनको ना ऐड नहीं कर सकते, नॉट एडिटिव, नॉट एडिटिव। इस तरीके से आप लोग सिंपल कैलकुलेशन करके ऐड नहीं कर सकते। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये एक्सटेंसिव है, और ये एडिटिव भी होती है। सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो बेटा जी कैसी होती है? एडिटिव होती है। जो आपका ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और ये वाली भी चीज एडिटिव होती है, ठीक है। तो अपन लोग उस पूरे फॉर्मूले में देखो, मोल्स को तो, मोलैरिटी को तो ऐड नहीं कर सकते, पर जरूर मोल्स को ऐड कर सकते हैं और वॉल्यूम को ऐड किया जा सकता है। तो मैंने बस वही चीज यहाँ पर लिख दी है। बेटा जी मैं वॉल्यूम को तो बड़े आराम से 300 100 200 और कल के 300 कर दे रहा हूं, पर मैं मोलैरिटी को नहीं कर पाता। तो क्या मैं मोल्स को भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। आइए, क्योंकि मैं मोल्स को ऐड कर सकता हूं तो कर देता हूं, देखता हूं कुछ कर सकता हूं क्या यहां से नया सा। बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला एक HCl है और ये वाला एक HCl है। इस HCl की मोलैरिटी है 0.1 मोलर और ये था 100 ml, और इस वाले की मोलैरिटी थी बेटा क्या, 0.15 मोलर और कितना था, 200 ml था। यहां पर मुझे इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी। इसका V3 हो गया था 300 ml। नाउ टेल मी, N1 + N2 = N3। बोलो, यहां से जितने HCl यहां पर रहे होंगे, जितने यहां पर रहेंगे, क्योंकि दोनों को मिला दिया है तो उतने ही HCl यहां पर हो जाएंगे। Yes, sir. तो फिर N1 कैसे फाइंड आउट होता है? N1 के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, M1V1 करके। इसका N2 कैसे फाइंड आउट होगा बेटा जी? M2V2 करके।
बोलो। और फाइनली इसका N3 Yes. कैसे फाइंड आउट होगा? M3B3 M3B3 करके। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला आ चुका है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग के लिए। जब कभी मिक्सिंग करवाओगे आप लोग इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा ही आंसर लाके देने वाला है। कैसे? देखो आप इसकी मोलरिटी देखिए कितनी, 0.1 मोलर है। वॉल्यूम कितना बेटा? 100 ml हो गया। यहां पर इसकी मोलरिटी कितनी बेटा? वॉल्यूम कितना? 200 ml। इसकी मोलरिटी कितनी? वही तो फाइंड आउट करनी है बेटा, इसकी मोलरिटी तो फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम कितना? 300 ml। तो बस आप देखिए इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज अननोन है और वो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो गया आपका 110 और ये हो गया आपका मतलब 30 हो गया, और 10 और 30 40 और डिवाइड बाई 300। ओके, तो M3 की वैल्यू आ गई है 10, ये हो गया 30, ये हो गया 40 कुल मिला के, और डिवाइड बाई 300। तो इससे ये कट गया और मतलब ये 2/15। ये आपका आंसर आ गया। इट्स योर आंसर 2/15। कोई दिक्कत? इजी है ना? Yes इजी sir. ही है। कोई बच्चा है जिसको दिक्कत आ रही हो, ये प्रॉब्लम आ रही हो, जल्दी बताए फटाफट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो फटाफट बताएगा। एनीवन हैव एनी डाउट? सर मतलब क्या बोल रहा था इसमें? सर मतलब प्रॉपर्टी की ब्लैक उनके एटम्स के ये प्रॉपर्टी वर्तिका, वर्तिका क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है बेटा तूने। फिर से एक बार पूछ, क्या पूछना चाहती है वर्तिका? सर वो मैं कह रही थी कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारा ब्लैक होल होता है, उसमें जहाँ जो भी चीज जाए उसके एटम्स के न्यूक्लियस साथ में जुड़ जाते हैं, तो मतलब वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। देखो ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो ये है कि उसमें जो भी चीज जाती है उसकी वजह से ब्लैक होल का मास जरूर बढ़ जाता है। तो ब्लैक होल में भी अगर चीजें जा रही हैं उसका मास बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। वो वॉल्यूम भी ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही वहां पे खराब हो गया होता है। रीजन इसकी वॉल्यूम किस तरीके से बना है। यहाँ पर जो हम नॉर्मल मतलब यूनिवर्स में जी रहे हैं, वहां पर चीजों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, और जो ब्लैक होल है उसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में कोई ज्यादा गैप है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उसका मास नहीं बढ़ता है। अगर 2-3 प्लैनेट ब्लैक होल में चले गए तो उसका मास जरूर बढ़ जाएगा, और पूरा यूनिवर्स अगर ब्लैक होल में समा गया तो उसका मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मास का कॉन्सेप्ट वहां पर वैलिड है। एक्चुअली वो वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट वहां पर वैलिड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप समझ लो कि दूसरे डायमेंशन में चले जाते हो, वो अलग ही चीज हो गई है। पहले आप लोग अगर ब्लैक होल को आप क्या अभी साइंटिस्ट लोग ढंग से समझ नहीं पाए तो अभी आपको ज्यादा बता भी नहीं पाएंगे। पर जहां तक मतलब ये जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है, अभी तक साइंटिस्ट को भी ढंग से नहीं पता नहीं कि होता क्या ये, ठीक है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, नहीं पता उनको। पर यह है कि ठीक है, हम अनुमान लगाए हैं हम लोगों ने कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है कि वहां पर जाके न्यूक्लियस न्यूक्लियस से ज्वाइन हो जाता है। न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस से ज्वाइन ही हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई प्रोटॉन नहीं बचा, कोई न्यूट्रॉन नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बचा, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है। उसमें सारे इलेक्ट्रॉन सारे प्रोटॉन में घुस गए। सारे इलेक्ट्रॉन अगर सारे प्रोटॉन में घुस जाएंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन क्या बनता है? फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से तगड़ा मिला दो और दोनों को मिला ही दो तो न्यूट्रॉन बन जाता है। एक का माइनस बनता, एक का प्लस बनता, तो दोनों मिल गए तो क्या बन गया? न्यूट्रॉन, खत्म। या फिर एक न्यूट्रॉन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, ठीक है। एक न्यूट्रॉन को तोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है, ठीक है। सर लेकिन वहां पे तो मीजॉन भी रहता है ना आपने। हाँ भाई, तो अब बहुत आगे की और मैं बात नहीं करूंगा, नहीं तो पता चले लैपटॉप मिशन से आप लोग मुझसे निकलवा लो इधर ही, ठीक है। बोलो न्यूट्रॉन, सर न्यूट्रॉन ही बता दो मुझे, ठीक है। वो वाली बातें अभी करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हालांकि फोन पे आप कह सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, वैसी वाली कोई दिक्कत नहीं है। फोन पे मैं सब कुछ कर लेता हूँ, एक दिन फोन पे मैंने बातें हो आपको से जाती हैं। पूछा था सर मीजॉन के बारे में। देखो सुनो बेटा जी, आप न्यूक्लियर अभी ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स अभी आपके कोर्स में आई नहीं है, न तो आपके कहीं भी मेंशन है,
उसमें यही होता है कि आप लोग दो, आप सोचो कि प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब ये सोचो कि कैसे वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह लेता है, कभी सोचा है? जो चीज रिपेल करती है वो न्यूक्लियस के अंदर रह रही है, वो भी इतने छोटे से एरिया में रह रही है, कितनी पावर होगी? कौन है उसको उनके जोड़ के सर रखता है? प्रोटॉन, सर उनके कौन? अंदर न्यूट्रिनो फोर्सेस होती है ना अट्रैक्ट करने वाली। वही बात है ना, तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी फाइंड नहीं करी गई हैं। और सच्चाई तो ये है कि आज के डे में हम लोग एक और चीज फर्मियंस, ठीक है, फर्मी लेवल पर जाके निकला ही है। जो अगर वो निकल गया तो हमारा जो अगले 30-40 साल बाद जो एक फिर से डिजाइन होगा मॉडल ऑफ एन एटम, उसमें कुछ अल्ट्रेशन होगा। जो अभी हम लोग एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं उससे भी कुछ चीजें बदल जाएंगी। आने वाली पीढ़ी, शायद आप लोगों की, जो आप लोगों के बच्चे हैं, शायद वो कहेंगे मम्मी पापा तुमने गलत पढ़ा था, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तुम्हें नहीं पता था, ऐसा होता है ऐसा। तो आप लोग बच्चों से हाँ हाँ ठीक है, हमारे टाइम पे तो नहीं था, अब आपके टाइम पर आ गया है। तो आप लोग अपने बच्चों से शायद कहते मिलोगे कि हाँ पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया है, हाँ ये वाली चीज ऐड हो गई है। या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसी को स्क्रैप करके दूसरा ही मॉडल लेके आ जाए कोई। हुआ नहीं था पहले बोहर थे, फिर है ना आए, फिर वो आए, फिर वो आए, और आप लोग कहते हो कि काहे पढ़ाते हैं। तो वही बात है, आपके बच्चे भी यही कहेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल खत्म, बेकार बकवास, अगला मॉडल हम पढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर उनके टीचर पढ़ाएंगे उनको मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, फिर बच्चे कहेंगे सर क्यों पढ़ा रहे हो क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? क्योंकि अभी कुछ साल तक चलता था ना, चलता तो नहीं है ना, अब मत पढ़ाओ। जैसे आप लोग भी हो ना, झुल्ला से जाते हैं, झल्ला से जाते हैं, एकदम रदरफोर्ड पढ़ाओ तो झल्ला जाते हैं, सर पढ़ा तो दिए, फिर बाद में ये क्यों बोले कि ड्रॉबैक भी है, बाद में ये बोलो इसको मानते नहीं आप लोग। पढ़ाई क्यों फिर जब मानते नहीं है? सीधे सीधे मॉडर्न पढ़ा दिए होते। मैंने यही काम किया है आप लोगों के साथ, सीधे मॉडर्न ही पढ़ाया है, याद करो। इतना यस रदरफोर्ड सर। पे फोकस नहीं दिया, इतना मैंने बोहर पे भी, बोहर का क्योंकि क्वेश्चन आता है इसलिए फोकस देना पड़ गया, तो मैं बोहर पे भी ना दूं, सीधे सीधे मॉडर्न पे ही फोकस दिया है। ठीक है, ठीक है, चलती रहती है बातें। चलिए अब बेटा जी हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग के बाद नॉर्मेलिटी के ऊपर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या आपको पता है बेटा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इक्वल टू इनटू होता है फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट लिख लेता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन व्हाट? वॉल्यूम लीटर। ठीक है, ओके। ओके सर। देखो ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, आप इसको कंपेयर करके रखो मोलैरिटी के साथ। आप बेटा जी इस चीज को कंपेयर कर देना मोलैरिटी के साथ। किसके साथ? देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्या आप लोग कंपेयर कर पा रहे हो? फर्क ही क्या है भाई? ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स, बस इतना ही तो फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। जैसे कि जैसे यहां पर आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन लगाया करते थे, लिखा है ना, जैसे जैसे आप लोग यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन लगाया करते थे, वैसे ही यहां पर भी अप्लाई होगा। जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग यहां पे क्या करते थे, ठीक वैसा ही होगा। तो यहां पर भी डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगता है और यहां पर मिक्सिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, कोई भी फर्क नहीं है। तो मैं इसके लिए अलग से पढ़ाऊं या फिर ठीक है हो गया? हो ही जाना चाहिए। अगर आप लोग इसके लिए सीख चुके हो तो इसके लिए भी सीख ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर लेना। बोले सर एक बात बताओ, ये अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट को, होता क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, पहले वही बता दो। मैं ये कहूंगा भाई कुछ नहीं होता, इतना सा कर लेना कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आप लोग लिख सकते हो
ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो एक्चुअली मोल्स मल्टीप्लाई बाई में एन फैक्टर होता है। क्या मैंने आपको एन फैक्टर पढ़ा दिया हुआ है? एक्चुअली बेटा जी ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई में एन फैक्टर होता है। तो मैं बड़े आराम से यहाँ पर वो चीज रख सकता हूँ, मोल मल्टीप्लाई एन, मैं कर सकता हूँ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। बोलो कर सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई समस्या नहीं होनी तो फिर मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। आप देखो यहाँ पर कि नई सी चीज दिख रही है। वेरी गुड, आपको यहाँ से एक नई सी चीज बनती हुई नजर आ रही होगी, मोलैरिटी बनती हुई नजर आ रही है ना। मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम को मोलैरिटी बोलते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, जो कि शायद आपकी जुबान पे होता है ये वाला, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगभग लगभग आपके जुबान पे रटा ही सा होता है, एकदम से आप पढ़ के बैठे होते हैं उसको। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय में एन फैक्टर। इजी है? बोलो बच्चे। Yes, sir. क्या नाम है? सताक्षी, आगे बैठा करो, देखो इतनी सारी सीट खाली है, उधर वाली सीट खाली है, इतना पीछे में। अच्छा चलो देखो यहां पर बच्चा लोग, अब क्वेश्चन ये है कि सर एक बार बताओ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम समझ गए कि मोलैरिटी को जैसे ट्रीट करते थे हम लोग, ठीक वैसे ही हम लोग इसको भी ट्रीटमेंट देंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग उसके किया करते थे ठीक वैसे ही क्वेश्चन इसके भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। पर एक बार तो मुझे बता दो कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। मैंने कहा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई में एन फैक्टर होता है। आप कहोगे सर ठीक है वो भी समझ गए, वो यहां तक भी समझ गए, पर फिर भी मुझे बताओ कि ग्राम इक्विवेलेंट चीज क्या है। हमें चीज ही नहीं पता क्या मतलब है, एक नई सी चीज लेके आ गए और उसको बता दिया ये इक्वल टू ये। इसका क्या रोल है, क्यों लेके आ रहा हूं मैं बिना बात में? कोई तो मतलब होगा, अरे कोई तो मतलब होगा ना। बिल्कुल बहुत बड़ा मतलब है। आओ मैं आपको सिखाता हूं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। अब ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके रेडॉक्स के चैप्टर के लिए, ठीक है, टाइट्रेशन के लिए। ग्राम, हाँ बोलो। अरे बताया तो जरा डाइल्यूशन का। अरे जैसे कि देख डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ करता था, डाइल्यूशन वाले में M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता था, होता था। तो यहां भी डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट में N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाएगा। मिक्सिंग में देख क्या होता था यहाँ पर, M1V1 प्लस M2V2 होता था इज इक्वल टू M3V3 आता था। बोल, ठीक वैसे ही यहां पर आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। समझ रहा है? नहीं वो से वही नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N3 नहीं होता। ग्राम इक्विवेलेंट से निकाला जाता है। फिर वहां पर कैसे निकालते हैं, मोल से निकालते थे, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट से निकालते हैं। ठीक है, अब आगे सुनो, आगे सुनो। ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है बेटा? एक्चुअली इट इज इक्वल टू, ध्यान सुनो, गिवन मास लिख लेना, गिवन मास किसी भी चीज का अपॉन में इक्विवेलेंट मास लिख लेना इस चीज को। क्या है ये बेटा जी, ये क्या है, इक्विवेलेंट मास है, लिख लो इस चीज को। गिवन मास डिवाइडेड बाई में इक्विवेलेंट मास है। बोले सर एक बार बताओ इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर क्या मास होता बाय है? एन फैक्टर। ये क्या होता है? ये होता है मोलर मास डिवाइड बाई में एन फैक्टर। अच्छी बात है, अगर ये चीज है तो फिर पुट कर सकता हूं क्या? जल्दी से पुट कर दो। ये आ जाएगा बेटा जी, गिवन मास डिवाइड बाई में इक्विवेलेंट मास को पुट करो तो वैल्यू मोलर मास मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। बोलो हाँ। अब आप समझिए मेरी बात को, यहां पर ये क्या चीज बन गई, वेरी गुड, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आपका बन गया है मोल, और ये हो गया बेटा जी एन फैक्टर। क्लियर हुआ बात?
तो आप ये वाली इक्वेशन भी यूज करते हो। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अच्छा आप एक बात बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपको क्या अभी यहां से दिख रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कुछ हो सकता है? बोलो, अगर इस वाले फॉर्मूले को आप लोग सही मानते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस हो सकता है क्या? यस Yes, sir. हो ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो यहां पर बेटा जी आप ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N1V1 भी लिख सकते हो। एनी प्रॉब्लम विद दिस? अच्छा मुझे बताओ कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बेटा जी N1 को आप क्या लिख सकते हो, जरा यहां पर ध्यान से देख लो, देख के बताओ। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होती है? मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर होता है। तो क्या मैं इस नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय में एन फैक्टर लिख दूं? बोलो, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दिस वन। तो आपके पास देखो इतने सारे फॉर्मूले आ चुके हैं, इतने सारे फॉर्मूले आ चुके हैं आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट के। ये सारे फॉर्मूले अपने 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 टाइम पर कभी ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। सारे के सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं। कब आएंगे वो उनका दिन बताता है, वो उनका दिन होगा कभी। यहाँ आज मैं आऊंगा काम, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। टेढ़ा ही लिखूंगा जब लिखूंगा, है ना भाई? पेन ही टेढ़ा चलता है, क्या करूं मैं? मेरा तो पेन ही टेढ़ा चलता है, सीधा चलता ही नहीं। मेरे लिए बोर्ड भी रूल्ड वाला होना चाहिए। लिखो तो एक लाइन में लिखा जाए। सर स्लाइड इंस्टॉल कर लो सर। सर स्लाइड डिजाइन वाली कर लो मैं ना, वही जो सोच रहा हूँ रूल कि रूल स्लाइड इंस्टॉल कर लूंगा, आदत पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। अच्छा हाँ, एन फैक्टर m1 इंटू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ये बेटा जी सारी की सारी इक्वेशंस जितनी भी है ना ग्राम इक्विवेलेंट की, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। कब कौन से वाले इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, नोबडी नोज। क्वेश्चन की डिमांड होती है अपनी अपनी, कब कौन से वाले क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा डिपेंड करता है। आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है नॉर्मेलिटी, तो आप समझ जाओ कि नॉर्मेलिटी वाले से ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है। लेट्स से कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलालिटी, तो आप समझ जाओ कि इस वाले फॉर्मूले से ही निकलेगा। आपको ये सब नॉर्मेलिटी और मोलालिटी नहीं दी हुई है, आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें मोल से बात करी हुई है, सिर्फ मोल से दिया हुआ है ना, तो मोल्स दिया हुआ है तो यहां से निकल, मोल भी नहीं दिया, सिर्फ उसने ग्राम में मास दे दिया हुआ है बस। तो फिर समझ जाओ इन दोनों में से किसी में एक में क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको ये सारी चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए। हाँ जी, इसको 2 बार देख लो, 10 बार देख लो, बार बार सर देख लो। मोल, सर मोल इनटू एन फैक्टर को आपने वो N1V1 कैसे लिखा है, एक बार एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज? क्या कह रहा है? सर मोल इनटू एन फैक्टर जो आपने लिखा था ना थर्ड लाइन, हाँ सर वो N1V1 कैसे होगा, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। यार देख सुन, मोल इनटू में एन फैक्टर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, यस सर। तो दिस वन इक्वल टू भी ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो तू बड़े आराम से दिस वन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट कह सकता है। अब तेरे को नहीं समझ में आ रहा, खैर वो ये देख ले, यहाँ पर इसको देख, यहाँ पर देख, ये वाली चीज नजर आ रही है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है बेटा, बोल। ग्राम इक्विवेलेंट मोल को थोड़ा सा इनटू, एक्सपैंड करके लिख दिया, सर तो मोल इनटू एन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू फैक्टर। दिस वन होता है। अब तो सिंपली ये करना, इस वाले को इधर ले मल्टीप्लाई करने में देख बराबर आ गए दोनों, यस सर। इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दे देख, नॉर्मेलिटी यस इनटू सर। में वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई में एन फैक्टर हो गया। ठीक है, देख ओके सर। कंपेयर, आगे बढ़े, चलो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ऐसे ऐसे सारा सारा का सारा एक बॉक्स में बंद कर लो, हाईलाइट कर लो सबको, एक बॉक्स में बंद कर लो ऐसे करके। ठीक है, हाईलाइट कर लो इसको, बार बार यूज कराऊंगा। अब अभी तक तो मैंने कहा कि ठीक है, काफी लोग बताते भी नहीं है, तुम लोग ठंडा हो जाता है अभी ये। तो
मेरा ध्यान तो नहीं है ना। चलो अब देखो बच्चा, अभी तक मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, पर अभी तक ये नहीं बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत क्यों नहीं, क्यों आई बता तू, इधर खड़ा हो जा। बड़ी दिक्कत है यार खड़े होने में, है? बता। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट के कितने फॉर्मूले थे, कौन कौन से, सारे बता। फिर से रिवर्स सोच ले, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू मैन फैक्टर, ऐसा कोई ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है क्या? हाँ है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू मैन फैक्टर, हाँ है। अगला बोल। क्या तुम बताना चाहती हो? अच्छा। हम्म चलो ठीक है, तुम आज सही कर जाओ। चलो तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ तुम खड़ी होके बताओ, ऐसे नहीं, ताकि देख ना पाओ। बताओ। ठीक है, तो और बताओ जो जो इसने नहीं बताए। बैठ जाओ, वेरी गुड। ठीक है, आपको इस तरीके से टिप पे होना चाहिए, अगर टिप पे नहीं है तो गड़बड़ है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी ये बताएगा नहीं आपको। मोल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ग्राम इक्विवेलेंट, मोल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, देखो सुनो। मोल आपको बेटा जी हमेशा ना, मोल आपको हमेशा टेल्स यू अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपको ये हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि कौन सी वही चीज कितने मोल है, कितने नंबर हैं उसके, 10 हैं, 20 हैं, 30 है, कितने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हमेशा मॉलिक्यूल के नंबर के बारे में बताता है। पर ग्राम इक्विवेलेंट आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के नहीं, वो आपको मेन पार्ट जो मॉलिक्यूल में रिएक्टिव पार्ट है, जैसे एसिड हुआ तो एसिड में रिएक्टिव पार्ट क्या होता है, H+, तो आपको वो नंबर ऑफ H+ की इंफॉर्मेशन देता है, जो कि ज्यादा काम की चीज है। जैसे कि बेस है, बेस में काम की चीज क्या होती है, OH-, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा नंबर ऑफ OH- निकाल के देगा। क्लियर हुआ बात? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने से अच्छा है कि नंबर ऑफ OH मुझे कोई दे दे। नंबर ऑफ एसिड बताने से अच्छा है कि मुझे नंबर ऑफ H+ कोई निकाल के दे दे, वो ज्यादा काम की चीज है कि नहीं? किसी रिडॉक्स रिएक्शन में वो ये नहीं बताता कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है या फिर रिड्यूसिंग, नहीं, वो आपको बताता है कि कुल मिला जुला के सैंपल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं, इस पूरे सैंपल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही बता देता है। तो बताओ रिएक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, या फिर कितना उन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है वही इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन मेन, ट्रांसफर। जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं, वही चीज की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? बोलो बेटा, ऑनलाइन में कोई दिक्कत आ रही है, बोलो, पूछो, पूछ बच्चे, अरे बोल यार। नो सर। नो सर। तो सर एक बार ये इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन कितने कर ट्रांसफर दीजिए हुए, सर। टोटल नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इधर से उधर गए कितने हैं। ठीक है, अब देखो सुनो सुनो, जैसे कि आप यहाँ पर इसको फील करो तब समझ में आएगा। जैसे कि रिएक्शन में करवा रहा हूँ HCl वर्सेस NaCl, HCl वर्सेस NaOH की, आप लोग ये कह सकते हो कि सर देखो एक मोल ये है और एक मोल ये है, तो NaCl और H2O इस तरीके से हो जाता है। आज गर्मी क्यों लग रही है, नहीं चला रहा है और क्या। चलो देखो, HCl यहाँ पर बेटा एक मोल है और उसका भी एक मोल है। ठीक है, जब आप लोग इसका एक मोल, इसको अभी आप कह सकते हो कि सर एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, अच्छी बात है, जरा आगे बढ़ो। HCl को अगर आप लोग, सॉरी, H2SO4 को अगर आप लोग इस एसिड को NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो मुझे बताओ कितने NaOH की जरूरत होगी, रिएक्शन करने के लिए कितने NaOH की जरूरत होगी, बताओ।
H2SO4 तो दो। के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के लिए कितने की जरूरत होगी? सर 2। 2 की जरूरत होगी। तो यार ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही खराब हो गया ना। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसके 1 मोल को रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर इसके 2 मोल चाहिए होते हैं। रिएक्शन टू रिएक्शन, मोल टू मोल कन्वर्जन हो रहा है। इस रिएक्शन के लिए 1:1 का मामला चल रहा है, पर दूसरी वाली रिएक्शन आ गई तो वहां पर 1:2 का मामला चल रहा है। कहीं तीसरी कोई रिएक्शन आ जाए, पता चले कि इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए होंगे, ऐसा भी होता है। पता चले इसके 2 मोल को इसका 3 मोल चाहिए। यार ये बड़ी गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ झाला है। अगर सिर्फ मोल्स के हिसाब से चला जाए तो हर रिएक्शन के लिए हमें रटना पड़ जाए, हर रिएक्शन के लिए रटना पड़ जाए कि इसके इतने मोल के साथ इसका इतना मोल रिएक्शन करता है, ये रटना पड़ जाएगा हम लोगों को, और ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, सरदर्द हो जाएगा इससे। आप कहोगे कैसे रट लें, हर रिएक्शन के लिए अलग 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 होता है, कैसे रट लें? समझ लो कि बहुत बड़ा सरदर्द दूर कर दिया। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि हर बार कांस्टेंट होती हो, बराबर बराबर होती हो, और वो चीज थी एन फैक्टर, और ये मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। वो चीज थी ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर रहता है। आप जरा यहां पर देख के कैलकुलेट करके देख लो, पता लग जाएगा बच्चा आपको। बताओ इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने? ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। मोल कितने बचा? 1 मोल। और एन फैक्टर कितना बचा? 1। इसका एन फैक्टर 1 ही है ना, मोल भी 1 है, तो ये कुल मिला के 1। ओके, यहां पर देखो 1 मोल और 1 एन फैक्टर, कुल मिला के 1। 1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट। अच्छा यहां पर देखो, मोल कितने? 1। एन फैक्टर कितना यहां पर? तो कुल मिला के 2 आ गया। अच्छी बात है, 2 आया, 2 आ गया। यहां पर देखो मोल कितने, एन फैक्टर कितना, तो 2 आ गया क्या? इसके दो इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ये बराबर है हमेशा? ये हमेशा ही बराबर रहता है। आप अगले वाले एक क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लो तो भी पता लग जाएगा आपको कि HCl के साथ अगर मैं, बेटा जी HCl के साथ अगर मैं MgOH के होल टॉइस को रिएक्ट करा रहा हूं, तो आप इतना समझ लो कि इसका मोल है 1, इसका एन फैक्टर है 2, तो ये कुल मिला के 2 इक्विवेलेंट आ गया। तो इसका भी कितना इक्विवेलेंट चाहिए होगा? 2 चाहिए होगा। इसका एन फैक्टर 1, इसका मोल कितना चाहिए होगा? फिर 2 चाहिए होगा, ताकि ये सब बराबर बराबर हो जाए। देखो ग्राम इक्विवेलेंट इसका अभी भी बराबर है, इसका भी 2 तो इसका भी 2। आप यहां पर देखो H2SO4 है और आपका MgOH का होल टॉइस है, और इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे? 1। कितना एन फैक्टर? 2, तो कुल मिला के आया 2। यहां पर मोल्स 1, एन फैक्टर 2, कुल मिला के आया 2। मुझे बताओ बच्चा, क्या ये दोनों बराबर है? मोल्स बराबर मोल्स, इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट हो रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनो, ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों का काम बहुत सिंपल कर दिया। हम लोग अब सिंपली बोलने लग गए कि सारे के सारे एसिड बेस रिएक्शन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। काम ही बिल्कुल सिंपल कर दिया। हाँ सर ऐसा प्रोडक्ट साइड में भी होगा? ये वाली, हाँ जी क्या पूछ रहे हो? सर ऐसा प्रोडक्ट साइड में भी होगा ना? हाँ प्रोडक्ट साइड में भी आप लोग उसी तरीके से कह सकते हो कि हाँ जितने ग्राम इक्विवेलेंट बने हैं गए हैं उसी के हिसाब से बनेगा। आपका यही जरूरी होता है भाई, प्रोडक्ट कितना बना है वो तो आप बैलेंसिंग करके देख लोगे ना, वो कितना बना है वो तो बैलेंसिंग करके मिल जाएगा। आपका रिएक्टेंट जरूरी होता है कि ये इसके साथ कितना रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है और वो कितना बनेगा, वो तो बैलेंसिंग का पार्ट हो जाता है। ये नोट करके एक बार पॉइंट लिखा देना सर कि वो ग्राम इक्विवेलेंट का। एक मिनट, हाँ बोलो। 1:2, क्योंकि 1 तो इसका 1 मोल हो गया, ये पूरा 1 मोल है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, और एन फैक्टर 2 है मतलब 2 H प्लस है, 2 H प्लस है, तो इसलिए एन फैक्टर 2 हो गया। क्योंकि एसिड के केस में नंबर ऑफ H प्लस ही क्या देते हैं? एन फैक्टर देते हैं, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। यहां पर देखो इसके मोल्स कितने हैं? 2 हैं, पर इसका एन फैक्टर कितना है? ठीक है, चलो बेटा जी ऐसा क्यों हो पाया? आप मेरी बात को समझो, ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि
रिएक्टिव पार्ट कभी भी एसिड नहीं होता, एसिड कभी भी पूरा कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता, बेस कभी भी कंप्लीटली पूरा रिएक्ट नहीं करता, नहीं, एसिड में कितने H+ हैं वो रिएक्ट करते हैं, बेस में कितने OH हैं वो रिएक्ट करते हैं। समझ में आ रहा बात? तो जो H+ की इंफॉर्मेशन देगा वो ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, जो OH की इंफॉर्मेशन देगा वो ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोगों को H+ और OH की जरूरत थी, जो कि ग्राम इक्विवेलेंट से निकल के आता है। आप लोग इस तरीके से लिख लो, यहां पर ये वाली स्लाइड भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है। फॉर एन एसिड बेस रिएक्शन, फॉर एन एसिड बेस बेटा जी रिएक्शन, इट इज ऑलवेज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड is equal to gram equivalent of base, always. It's a true thing. ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग किसी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए जाओ, फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा जी रेडॉक्स रिएक्शन बताओ क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मानते हो? अच्छा मुझे बात बताओ, मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन कराते वक्त ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली जितनी भी रिएक्शन होती हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक बंदा ट्रांसफर दे रहा है उतना ही अगला वाला लेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो बराबर बराबर होता है, जितना इन्होंने दिया उतना उन्होंने लिया। इन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन दिए तो उन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन लिए, इन्होंने 20 दिए तो इन्होंने 20 लिए। और इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कौन करके रखता है? मोल या फिर ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट। मोल आपको इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करके नहीं देता, ठीक इंफॉर्मेशन कौन निकाल के देता है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगेन यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट बहुत प्रासंगिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से आप लोग लिखेंगे, लिखो अगेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये फैक्टर आपका बन जाता है इस तरीके से। क्या बेटा जी ये सब क्लियर हो रहा है? छोटी सी बातें यही इंपॉर्टेंट होती है। इतना इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी कि ये रिएक्शन कभी भी, रिएक्शन तो छोड़ दो यार, सारी रिएक्शन में तो अप्लाई होता ही होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में अप्लाई हो गया, एसिड बेस रिएक्शन में अप्लाई हो गया, रिएक्शन में तो होता ही होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन में भी होता है। कोई भी कंपाउंड अपने बनाया हुआ है, कोई भी कंपाउंड, उसमें समझ लो कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कटायन होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनायन होगा। ये भी बिल्कुल फिक्स चीज है, तो लिख लेना फॉर अ कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल दे दो। बताऊंगा। फॉर अ कंपाउंड, कंपाउंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन, मतलब प्लस चार्ज वाला, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। बट जी कैटायन इज इक्वल टू अनायन का ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ये इस तरीके से होता है। तीन चीजें हैं, तीनों में ग्राम इक्विवेलेंट यूज होता है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नोट कर लो फटाफट से, समझ में आ गया हो तो एक बार बता दो यार। एग्जांपल अभी लेता हूं। सर एक डाउट था। हाँ पूछो। सर हमने जब एसिड बेस रिएक्शन करा तो फिर चार्जेस को क्यों नहीं लिया जब हम एन फैक्टर निकाल रहे थे? चार्जेस को क्यों नहीं लिया जब हम लोग एन फैक्टर निकाल रहे थे? कौन से रिएक्शन के दौरान? सर जो पिछले स्लाइड पे आपने लिखा था। इसमें चार्जेस हैं कहां पर? चार्ज ही नहीं है इस पूरे H2SO4 पे। अभी तो कोई कौन सा चार्ज दिख ही नहीं रहा। बस इसका एन फैक्टर देखना था तो मुझे 2 देख लिया मैंने, इसका एन फैक्टर देखा तो 2 देख लिया। वो तो रिएक्शन सर अगर चार्ज होता तो मल्टीप्लाई कर देते ना। बेटा एसिड बेस रिएक्शन में आप देखिए कि रिएक्शन करता कौन है। एसिड बेस रिएक्शन में क्या चार्ज रिएक्शन करता है? नहीं, एसिड बेस रिएक्शन में H+ रिएक्शन करता है, OH रिएक्शन करता है। तो आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए H+ और OH पे ध्यान देंगे। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है उस पे आप लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे ध्यान देते हो। किस पे देते हो? सर इलेक्ट्रॉन थोड़ी ट्रांसफर पे। डिस्टर्बेंस आ रही है। क्या कह रहे हो?
सब बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस थी इससे समझ नहीं आया। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि देखो सुनो, जितने भी एसिड बेस होते हैं, एसिड बेस में रिएक्शन H+ और OH के बीच में होती है, और जो बंदा H+ और OH के बीच की इंफॉर्मेशन दे देगा वही आपने अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो इंफॉर्मेशन ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के दे रहा था। एसिड रिडॉक्स रिएक्शन में जरूरी होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और रिड्यूसिंग वाले ने कितने दिए हैं, यही जरूरी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो बात होती है ये सब भी ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के आपको देता है। तो अगेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग हो जाता है। कोई भी अगर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है बेटा, कोई भी मान लो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, तो कंपाउंड फाइनली न्यूट्रल बन जाता है। तो उस न्यूट्रल कंपाउंड में फॉर श्योर जितने एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, कटायन ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एनायन ने उतना ही लिया होगा। अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कटायन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनायन। आओ एग्जांपल कराता हूं आपके लिए, एग्जांपल कराता हूं। देखो जैसे कि आपके सामने किसी ने कह दिया कि सर जरा मुझे Al2O3 का करके बताओ मुझे। तो बेटा देखो, कटायन के कितने मोल हैं यहाँ पर? 2 मोल से। तो कटायन के ऊपर का चार्ज क्या है? कटायन का एन फैक्टर क्या है बच्चा? 3 +3। अब देखो इसका वाला देखो, ऑक्सीजन का भी देखो। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज कितना होता है, मतलब उसका एन फैक्टर कितना होता है? सर -2। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? क्या ये वाला ये इसके बराबर ही है? बिल्कुल बराबर है। आप इसी तरीके से दूसरा भी निकाल सकते हो, कह सकते हो कि भाई SiCl4 को बताते हैं। बेटा जी SiCl4 में Si का चार्ज 4, Si का नंबर ऑफ मोल 1 इज इक्वल टू Cl का चार्ज 1, उसका नंबर ऑफ मोल 4। तो क्या बराबर ही है सारा? आप यहाँ पर Fe2O3 किसी का भी निकाल के देखो यार, आपको समझ में आ जाएगा। Fe2O3 में आपके पास Fe है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और उसका नंबर ऑफ मोल 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, नंबर ऑफ मोल 3। क्या ये बराबर ही आ रहा है? हर कंपाउंड में ऐसा होता है, कटायन के ग्राम इक्विवेलेंट अनायन के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर बराबर होते हैं। गॉट इट? बोलिए सर बट Fe तो +2 +3 में डिफर करता रहता है। क्या कह रहे हो? सर Fe जो होता है वो तो +2 और +3 में डिफर अगर नहीं यहाँ करता पर रहता। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। अगर +2 वाला कंपाउंड लोगे तो वहां पे +2 लगाना उसका। यहाँ पर तो +3 होता है ना, तो उसका यहाँ पर Fe का एन फैक्टर +3 हो गया। आप जब FeO की बात करोगे तो FeO में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पर भी देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर हो गया। इस तरीके से बोलिए। सर एक डाउट था सर कि हाँ। हम जो कंपाउंड वाला आपने कहा था ना कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनायन, तो जब रिएक्शन होगा लाइक 2 कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करके 2 और कंपाउंड बना रहे हैं, तब ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? ये मेरा डाउट है सर। अब सुन पहली बात सुन। जिस वक्त रिएक्शन होगी, सुन ले ध्यान से, जिस वक्त रिएक्शन होगी उस वक्त या तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी या तो वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा बात? जिस वक्त रिएक्शन होगी, और जिस वक्त रिएक्शन होगी उस वक्त तो ये वाला लगा लियो कि रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग बन जाएगा, कोई रिड्यूसिंग बन जाएगा। उस वक्त लगा लियो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग। अभी मैं जब कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो कंपाउंड को रिएक्ट मत करा, नहीं तो तू कंपाउंड में नहीं रह पाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। जब मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो उस कंपाउंड को रिएक्ट मत करा, पड़े रहने दे उसको, और उसके बाद उसके कैलकुलेट कर ले। अब जब तू उसको रिएक्शन करवा रहा है तो फिर ये वाला अप्लाई करवा दे। रिएक्शन या तो ये वाली होगी, क्या तो ये वाली होगी, अप्लाई करवा दे। सर मतलब रिडॉक्स का जो बैलेंसिंग जो स्टेप था वही है ना सर, जो हाँ। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर बिल्कुल इक्वेट किया हो, वही है। चलिए बता जी, अब आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है कि भाई हर बार बस आपको ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर देना है। और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने के लिए कितनी हेल्पिंग इक्वेशंस बनाई थी आपको, आपके सामने 4-5 इक्वेशन बनाई थी। यस सर। रिड्यूसिंग रिएजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट 4-5 तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन भी इसी वैरायटी से पूछता है और आपके सामने लेके आता है एक नई सी चीज, कहता है उसे टाइट्रेशन। क्या कहते हैं उसे बेटा? तो अब आपको मैं सिखाने वाला हूं टाइट्रेशन। अब आओ टाइट्रेशन के पास। टाइट्रेशन क्या होता है? हालांकि आप लोग अभी शायद लेबोरेटरी में गए नहीं होंगे, अभी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया नहीं होगा,
आपको कुछ ज्यादा कुछ पता होगा नहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सपीरियंस यहीं पे दे देता हूँ। देखो क्या होता है टाइट्रेशन में बेटा, हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसका मेन टारगेट होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन। जैसे कि यमुना नदी का पानी हो गया, अब यमुना नदी का पानी ले आओ, उसमें कितनी इंप्योरिटी है, उसको टाइट्रेट कर दो, उसकी इंप्योरिटी निकल आएगी, कितना उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व है। क्या? हाँ, प्रोसेस होती है। टाइट्रेशन कर दो और टाइट्रेशन के दौरान आप लोग कैलकुलेट करके निकाल दोगे उसमें कितनी इंप्योरिटी। जैसे कि आप लोग मतलब कोई सा एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें कितना एसिड पड़ा हुआ है, उसकी क्या मोलैरिटी है, यू डोंट नो, बट कोई बात नहीं, उसको टाइट्रेट कर दो किसी बेस के साथ और आपको निकल के आ जाएगी। हाँ, करा था, वेरी गुड। तो अब आप समझिए कि कैसे कैसे आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, इसका 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 काम है टू फाइंड आउट the concentration of an unknown solution। बेटा आपके पास एक अननोन सॉल्यूशन है, उसका आप लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब समझिए कैसे प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। एक तो आपको पहले इस तरीके की कॉनिकल फ्लास्क मिली होती है, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ऐसे आपको मिलेगा, आप कभी अगर जाएंगे जिंदगी में तो आपको इस तरीके से, ये मेरा हमेशा टेढ़ा ही क्यों बनता है, एक हाँ वो बताऊंगा, टेंशन, हाँ वही एक हमेशा टेढ़ा ही बनता ही है, हाथ सीधा बना के रखूंगा। सही है? यस सर। यस। छोड़ यार, इतना नहीं सिखाया ना, अब मुझे ऐसे देख के ना ये टेढ़ा लग रहा है। मैं अब सही बहुत है, टेढ़ा नो सर। पहले बहुत नहीं था। टेढ़ा। सर गूगल से इमेज पेस्ट कर दो सर सर। चीज सही तो है? सेम ही बताओगे ना आप सर। ये एक्चुअली खड़े होने की वजह से ना यहाँ पर ऐसे वो लगता है कि यार इधर ज्यादा निकल गया, यस तो यहाँ से सिमेट्री बनाता हूँ तो उधर सिमेट्री लगती नहीं है। जब इसको इधर से लेके बनाऊं ऐसे करके तब सिमेट्री बनाऊंगा, ठीक है। वो कभी आप लोग ट्राई कर लेना, पता लग जाएगा कैसे कैसे होता है। कभी कुछ बनाना, यहाँ से ऐसे करके खड़े होगे, आपको इधर सिमेट्रिक लगेगा, पर इधर जब खड़े होगे तो सिमेट्रिक नहीं लगेगा। हाँ, वो एक्चुअली वही डिफेक्ट है, वही चीज है, ठीक है। चलो देखो, सुनो, इसको बोलते हैं कॉन्केव फ्लास्क, और इस कॉन्केव फ्लास्क पे दिया भी होगा इसके इसमें, कोई बात नहीं। इसे कुछ बुलेट टाइप कहता है ना सर। हाँ, और मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग मजे लोगे, आप लोग भी बनाओ आराम से। यहाँ पर बेटा टोटी लगी होती है ये, अरे यार मतलब ठीक है ना, स्टॉपर बोलते हैं इसे, ठीक है, नहीं क्या बोलते हैं, टोटी टोटी। सर वेल्व होता वो। छोड़ना, रेगुलेटर है, ठीक है, ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। हाँ और क्या टोटी नहीं बता, सर नलका बोल दो ना, हो गया। सही पहचाना तूने। हाँ, तो वो टोटी होती है, और टोटी लगी होती है जिसको खोल बंद करते हैं, खोलेंगे ऐसे, अरे वॉशरूम में तो जाते होगे, इधर उधर करते होगे, टोटी, वो टोटी है, ठीक है। सर टूटी होती है शायद वो। सर सर टूटी नलका होती है नलका। सर वही वो। टोटी, ठीक है। आपने दमन का वो गाना सुना, मटके में टोटी लगाई दो और नहीं सर। सर भोजपुरी गाने नहीं सुनते। अरे यार दमन का गाना था वो, क्या बात कर रहे हो आप लोग, कभी सुनाऊंगा मैं आपको गाना वो। दरोगा में बैठे, थाने में बैठे, लगाए टोटी, ऐसे कुछ था गाना वो। पांडे जी सीट। पांडे जी, हाँ ऐसे ही था यार नहीं नहीं नहीं, मटके में ड्यूटी नहीं लगती, मटके में टोटी लगती है, ठीक है। अब बहुत हो गया चलो,
अब मैं किसी दिन सुन के आऊंगा गाना तब सुनाऊंगा। ये बेटा पढ़ा लिखा होता है, मतलब ग्रेजुएटेड, मतलब मार्किंग वाला, ठीक है, जो आपके ये उसमें भी होता है एनसी टेप में, वैसे सा कुछ होता ही है इस तरीके से, ऐसे होता है, पूरा लिखा पढ़ा होता है ये पूरा, ठीक है। एमएल का इंफॉर्मेशन देता है, 1 ml 2 ml 3 ml पूरी इंफॉर्मेशन देता है। क्या? हाँ 50 तक होता है पूरा, 50 ml तक। तो अब ये होता है ब्यूरेट, ब्यूरेट, और ये वाला होता है कॉन्जुगल फ्लास्क। देख लेना ब्यूरेट ब्यूरेट ऐसे ही। और एक ऐसी पीपनी सी आपको मिलती है, ऐसे करके एक और इस पिपेट, तरीके से, पिपेट। ये पीपनी सी मिलती है, इसको बोलते हैं पिपेट। इससे क्या करते हैं सर? बताऊंगा। ये 10 ml लिखा होता है, सर ये 25 ड्रॉपर नहीं कहते इसे? इसको बेटा पिपेट बोलते हैं, पिपेट। सिर्फ मुंह से लाइक सक करना पड़ता है। हाँ सर फुटबॉल में हवा भरने वाला लग रहा है। इसको पाइपेट बोलते हैं, शायद ऐसे करके पाइपेट बोलते हैं, ठीक है। ये ड्रॉपर नहीं है बेटा, ये पाइपेट है, पाइपेट। तो मुंह से सक करना होता है सर ऊपर से। अपन या हो गया, सारे काम हो गए। अब देखो यहाँ पर, ये आपका कॉन्जुगल फ्लास्क है, ये आपका ब्यूरेट है, और ये पाइपेट है। पाइपेट में करते क्या है कि एक स्टैंडर्ड सा इस तरीके से लेकर सक करके यहाँ से बिल्कुल 10 ml नापा जाता है, या फिर 25 ml का होता है, 25 ml नापा जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं, इतना एक्यूरेट सक करके लिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग जाओगे ना, यहाँ से इस तरीके से ऊपर लिया जाता है, फिर उसको रखा जाता है। इस दौरान बच्चे 2-3 घूंट मार लेते हैं, ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, 2-3 घूंट बच्चे यहाँ पर इस वक्त मार लेते हैं, क्योंकि वो सक करते हैं, पता चले अंदर चला गया मुंह के, और फिर पेट में चला गया कुछ के, तो हाँ इसलिए कहीं कहीं केक रखता है ना, हार्मफुल होता है। अब मार लो तो मार लो, कोई बात नहीं, क्या करें, ठीक है। हालांकि फिर अब क्या हुआ है, स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि मुंह से कोई शक नहीं करेगा, इसके ऊपर एक ग्रीन सा वो आता है, उसको थोड़ा सा रेगुलेटर होता है, वो उसको ऊपर घुमाओगे तो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। हाँ क्या, हाँ हम सब कुछ करके बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सुनो, ये होता है बेटा अननोन सॉल्यूशन। अननोन मतलब ऐसा एक अननोन था कि सॉल्यूशन बना के आपको थमा दिया, ले पकड़, इसकी आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, करते क्या हो कि इसमें से 10 ml निकाल के इस तरीके से सक करके 10 ml निकाल के सक करके और इसमें डाल देते हो। इसमें जैसे डालोगे 10 ml तो होगा क्या, यहाँ पर आपको इसका क्या वॉल्यूम पता है बेटा, 10 ml आपने नाप तोल के इसमें डाला हुआ है, तो 10 ml आपको पता है। हो सकता है कभी 25 ml वाला भी आपको मिल जाए, पर यूजली 10 ml का आपको मिलता है। पर अब क्योंकि ये अननोन सॉल्यूशन है, अननोन सा मिक्सचर है, यू डोंट नो इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, यू नो, नो यू डोंट नो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, ठीक है। आपको इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको इतना पता होता है कि ये एसिड है कि बेस है, यू नो। मान लो कि आपने यहां पर लिया था कोई एसिड, क्या लिया था बेटा, ये एक अननोन एसिड है, ठीक है। अब करते क्या हो कि इसके साथ एक स्टैंडर्ड मिक्सचर बनाते हो बेस का। स्टैंडर्ड कहने से मतलब ये होता है कि आप इसकी मोलैरिटी, आप इसकी नॉर्मेलिटी, आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि आपने ही बनाया हुआ है क्या, बेस। यहां पर आप कोई बेस भरते हो, और वो भी नॉन होता है, वो भी स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेटा कि आप लोग इसकी कॉन्सेंट्रेशन सब जानते हो, क्योंकि आपने उसको बनाया है, पूरा भर देते हो आप लोग यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आपकी कोशिश क्या होती है, ये पूरा भर देते हो आप लोग यहाँ पर, बढ़िया भर देते हो, भरा होता है, पूरा भरा होता है। और ये टोटी से तो थोड़ा खोलते हो, पता क्या है कि जब टोटी से खोलते हो तो ये वाला बेस नीचे जाएगा, एसिड के साथ मिलेगा। तो मुझे बताओ, एसिड वाला नीचे रखा हुआ था, आप उसमें ड्रॉप वाइज बेस मिला रहे हो, ड्रॉप वाइज, ऐसा नहीं कि खोल दिया टोटी सारी जाने दो, नहीं ऐसा नहीं, ड्रॉप वाइज, एक एक ड्रॉप की बात आप लोग कैलकुलेट करते रहते हो। जब ये सारा का सारा एसिड
बेस इसमें डालोगे तो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। प्लस वाटर बनाएगा। एक दिन तो ऐसा आ ही जाएगा ना बेटा कि आप बेस डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे और ऐसे बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो के खत्म होता रहेगा। एक दिन तो ऐसा आ ही जाएगा कि सारा का सारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। जब सारी रिएक्शन हो जाएगी तो आप इसमें इंडिकेटर डाल के रखते हो, एक फिनोक्सिलिन या फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, एक या दो ड्रॉप डाल के रखते हो, वो आपको बता देगा कि हाँ रिएक्शन खत्म हो गई, बंद करो। तुरंत कलर का चेंज दिखा देता है। तो इंडिकेटर की हेल्प से जैसे ही रिएक्शन खत्म होती है एकदम से वो कलर चेंज कर देता है और आपको कलर दिख जाता है। यूजुअली पिंक कलर आता है, ठीक है, पिंक कलर मिथाइल ऑरेंज में, ठीक है, पिंक कलर आता है बेटा। फिनोक्सिलिन डालेंगे तो पिंक कलर आएगा, ठीक उसी तरह जैसा इसने पहना हुआ है। समझ आ रहा है बात, ब्राइट पिंक। और उसकी प्रेजेंस आते के साथ ही आप लोग ये जो बूंद बूंद गिरा रहे थे ना, इसको कस देते हो एकदम से और गिराना बंद कर देते हो। अब बताओ मुझे, अगर आप बूंद बूंद गिरा रहे हो बेटा, आपने ही ये सॉल्यूशन बनाया था, तो क्या आपको इसकी नॉर्मेलिटी पता थी? सर Yes, फिर तो sir. कॉन्स्टेंटली डालना पड़ेगा ना हाँ, फिनोक्सिलिन। मतलब थोड़ा सा संभाल कर डालना पड़ता है। किसमें? किसकी क्वांटिटी में? नहीं, कलर वही आएगा। अगर आप लोग न्यूट्रल पॉइंट पे आ गए हो तो कलर वही आएगा। फिनोक्सिलिन डाला है तो पिंक कलर ही आएगा हमेशा, ठीक है। नहीं, आप समझिए, जैसे ही न्यूट्रल हुआ ना, जैसे ही न्यूट्रल हुआ, जैसे ही सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया बेस पे, तुरंत वहीं पर पिंक कलर दे देता है, तुरंत उसी वक्त पिंक कलर दे देता है, एकदम से पिंक कलर आ जाएगा। वहीं पे रोक दो तुरंत। अगर उसके बाद भी डाल दोगे तो पिंक और गाढ़ा हो जाएगा, और डालोगे तो पिंक और गाढ़ा हो जाएगा, पर आपकी वैल्यू फिर रीडिंग सही नहीं आएगी। आपको कब रुकना होता है? जैसे ही सारा का सारा एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइज हुआ और जैसे ही पहली बार पिंक कलर दिखा, बस तभी रुक जाओ, तभी रुक जाओ। उनसे थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं होना होता, एकदम से ऊपर नीचे नहीं होना होता है, एकदम से एक्यूरेट रहना पड़ता है, ठीक है। तभी आपकी रीडिंग अच्छी आएगी, तभी आपकी वैल्यू अच्छी आएगी, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यही तो इतना ध्यान रखा जाता है, तभी तो ये टोटी दी हुई है, एक एक बूंद कंट्रोल करती है, एक एक बूंद कंट्रोल कर देगी। एक एक बूंद नीचे गिरी, बूंद कम से कम ऐसी हुई, तो इसका वीडियो इतने दिखा में देना कस दो, ये बूंद ऊपर के ऊपर रह जाएगी। मतलब ये बूंद जब गिरने वाली थी, कस दो, गिरेगी नहीं, इतना कंट्रोल होता है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। तो अब देखो होता क्या है, आपको इसका नॉर्मेलिटी पता था, क्योंकि ये सारा लिखा पढ़ा हुआ सा है, वॉल्यूम सारा इंडिकेटेड है, तो क्या आप लोग जान पाओगे कि भाई कितना वॉल्यूम आपने यूज कर लिया? यस सर। अब आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन चल रही है, और एसिड बेस रिएक्शन में बेटा जी क्या जरूरी होता है बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, बोलो भाई, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस होता है। बच्चा लोग बहुत आराम से आप जान जाओगे कि एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, N1 B1। बेस का बेटा जी ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इसका N2 V2, बोलो हाँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या आप लोग इसका वॉल्यूम जानते थे? क्योंकि आपने ये डाला था तो जानते ही थे, इसका वॉल्यूम आपको पता था। एक्सपेरिमेंट करते वक्त बेटा जी इसकी नॉर्मेलिटी, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपने खुद से बनाया था तो ये आपको पता था। इसका वॉल्यूम आप रीडिंग नोट कर रहे हो तो इसका भी वॉल्यूम पता है आपको। बस आपको ये एक चीज नहीं पता थी कि इस अननोन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, पर इस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करके निकाल लोगे क्या? यस यस सर। सिर्फ N1 है जो कि आपको पता नहीं है, निकल जाएगा। यस सर। डाउट, दिक्कत बोलो, पूछो, नहीं? चलिए एवरीवन, ऑनलाइन वाले कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बेटा जी इस एक्सपेरिमेंट में तो मुझे बता दो। क्लियर सर। नो क्लियर है? सर। नो आप लोग देखो देखो, सुनो सुनो, अफसान भी सुनो। आपने क्या किया, सारा मिला तो दिया। आप अगर 2-3 ड्रॉप ज्यादा ला दोगे तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, और वॉल्यूम में चेंज आ गया तो फिर इसकी नॉर्मेलिटी ऊपर नीचे निकल जाएगी, थोड़ी सी गलत निकल जाएगी। वो गलत नहीं निकालना होता, एकदम से तभी रुकना होता है जब पहली बार पिंक कलर दिखा था, बिल्कुल ब्राइट पिंक दिख गया, बस तुरंत रुक जाओ वहीं पर, ठीक है। ज्यादा बढ़ाओगे तो गलत आ जाएगा। सर इसमें वैसे अगर 1-2 ड्रॉप ज्यादा हो जाती है तो कलर भी चेंज हो जब जाता है। आप करते हो ना, ड्रॉप वाइज डालते रहते हो और उसको हिलाते रहते हो, स्टर करते रहते हो, स्टर करते रहते हो, तो वो तो बताएंगे, पर मामला ये था। सर इसके बाद स्ट्रेंथ भी निकालते हैं ना? सर जब स्टर करते हैं तो 1-2 बार जो पिंक कलर होता है वो चला भी जाता है।
नहीं बेटा जी, अब आप बहुत तेज से मतलब कर रहे थे, फिर मतलब धीरे धीरे करोगे तो नहीं जाएगा, पहली बार आएगा और तब नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं सर, जैसे एक ड्रॉप डाला तो फिर वो कलरलेस हो जाता है स्टर करने के बाद। देखो सुनो सुनो सुनो, जब आपकी वो फाइनल रीडिंग नहीं आई है, अभी इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं आया है, ठीक है, उससे पहले अगर आप पिंक कलर आ जा रहा है, इसका मतलब है आप गलत कर रहे हो, आप उसको हिला नहीं रहे हो, आप इसको कॉनिकल फ्लास्क को हिला नहीं रहे हो ढंग से। मतलब आपका जब तक यहाँ पर एसिड है और बेस आप डाल रहे हो और इसको अच्छे तरीके से रिएक्शन भी करने का मौका दे रहे हो, तब तक ये पिंक नहीं आएगा। पर जब ये सारा का सारा एसिड खत्म हो जाएगा और बेस आपने डाला तो पिंक आएगा और रहेगा वो, ठीक है। तो इसका एक वीडियो दिखा देना सारा सर। बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो खत्म हो गया। एसिड जब सारा रिएक्शन नहीं कर गया तब तो सारा खत्म ना। हाँ, उसी वक्त करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सर हाँ जी, तो इसका एक वीडियो दिखा देना सर। वीडियो दिखा दूं? हाँ सर, अच्छा मैं करके कभी भी देखा ही नहीं सर। अरे भाई पेपर में ये करके नहीं आएगा आपको, बस ये आपको आइडिया होना चाहिए कि करते क्या है, ठीक है। क्योंकि आप पहली बार भी नहीं किया आप लोगों ने, तो मैंने इसको अच्छे तसल्ली से बता दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट करके देखना, वीडियो क्या देखोगे, वीडियो देख लेना खुद ही डाल के वीडियो पे, टाइट्रेशन फिनोप्थिलीन पर टाइट्रेशन स्कूल तो जाए। आप बता देगा वो, ठीक है, पक्का तो बता कभी गया नहीं सर लैब में। मुझे पता नहीं था ना कि आप लोगों को ऐसे पढ़ाना है, तो मैं ही जो टाइट्रेशन किया करता था 3 साल 4 साल किए, जो उसी में का वीडियो बना लिए होते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब बेटा जी इसके बाद आपको एक काम की चीज सिर्फ ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस एंड दिस वन इज इक्वल टू N1V1 इज इक्वल टू N2V2, जो कि आपको पहले भी शायद पता था। अब समझिए बात को, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सीधे सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे। ये कहता है फाइंड आउट द, लिखो फाइंड आउट द वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH required to neutralize 0.5 normal 300 ml aqueous solution of H2SO HCl, ठीक है, HCl। हाँ हाँ, तब क्या दिक्कत है, बस ये हो गया। टेल मी, सर 3 लीटर। 3 लीटर, लीटर में 3 आ गया, ठीक है। नहीं लिखा तूने बच्चे, तेरा देखा भाई, नोट ही नहीं किया तुम लोगों ने। बच्चे तेरा तो पेपर मेरे से भी अच्छा बनाया है, क्या बात है, वेरी गुड। एक तो मैं माशाल्लाह, ऊपर से तू और अच्छी। हाँ तो 3 लीटर आ रहा है सर। देखो तो कैसा बनाया उसने, गजब सा। चलो देखो सुनो, 3 लीटर आ रहा है। NaOH को रिएक्शन करना था HCl के साथ, सिंपल सी बात है,
कि टाइट्रेशन है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, है ना। अब आप समझिए कि HCl का क्या दिया हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट HCl का क्या दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का आपको नॉर्मेलिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब N1V1 के थ्रू जाना पड़ेगा आपको HCl के लिए। पर आप देखो कि NaOH का आपको क्या दिया हुआ है, NaOH का आपको दिया हुआ है मोलैरिटी दी हुई है, और क्या दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम नहीं दिया, तो मोलैरिटी के थ्रू जाना पड़ेगा, मतलब मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय में n फैक्टर और क्या होता है बोलो, वॉल्यूम इन, है ना, जो भी है। ml में अगर यूज कर रहे हो तो सारा ml में यूज कर लो, लीटर में कर रहे हो तो सारा लीटर में कर लेना, जो भी आपकी मर्जी है। अब समझिए HCl की नॉर्मेलिटी दी हुई थी 0.5, वॉल्यूम था 300 ml, यहाँ पर इसकी मोलैरिटी बेटा कितनी है, वही तो फाइंड आउट नहीं, वो तो दिया हुआ है। इसकी NaOH की मोलैरिटी कितनी है 0.05, n फैक्टर 1, वॉल्यूम ये तो पता लगाना है, सिंपल हो जाएगा, हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये 0.5 हो गया, और फिर डिवाइड कर दो, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इसको और इधर कर दो, 1 आ गया, ये 3000 ml, या फिर आपको कैसे हो सीधे है 3 लीटर, 3 लीटर की जरूरत पड़ेगी, लगभग लगभग 3 लीटर की जरूरत पड़ने वाली है आपको। क्लियर है बात, डन। इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, असाइनमेंट आपको मिलेगा आज, ठीक है, और आज असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन की भरमार होगी। क्या स्ट्रेंथ भी निकालते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई कर, नॉर्मलिटी निकल गई तो स्ट्रेंथ भी निकल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बस तो स्ट्रेंथ कैसे निकाले, नॉर्मेलिटी बता दो। मल्टीप्लाई बाई में, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई में इक्विवेलेंट मास को ही स्ट्रेंथ बोलते हैं, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई में मोलर मास को स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, ठीक है, बस एक फॉर्मूला और लगाना पड़ता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक और बेटा जी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, चलो ठीक है, ये है, देखो रिएक्शन किसके किसके बीच में है, ये वाला KMnO4 के बीच में है और Fe2+ के बीच में है, और आपको शायद पता होगा कि KMnO4 Fe2+ के साथ करता क्या है, Mn कहाँ पे चला जाता है खुद, और Fe को कहाँ भेज देता है। सर ये कैसे याद करेंगे? अरे यार ये बताओ, बताया नहीं था क्या आप लोगों को प्रीवियसली, बताया तो था कि Fe रिएक्शन से तो डिस्कस किया था सर, रिएक्शन बताया भी था कि Mn KMnO4 एसिडिक या उसमें मीडियम में Fe Mn2+ में जाता है, इन एसिडिक मीडियम, और लिख लो बस इन एसिडिक मीडियम, ये बताया था आपको मैंने कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2+ में जाता है और Fe2+ से Fe3+ भेजता है, ये भी बताया था आपको मैंने, ठीक है, और वो जरूरत पड़ेगी यहाँ पर आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो कितने याद करने होंगे सर? अब देखो +7 से ये कहाँ जा रहा है, +2 में, तो यहाँ पर बेटा n फैक्टर कितना हो गया इसका, Fe2+ से ये जा रहा है Fe3+ में, कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप समझिए क्या कहोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिखोगे आप लोग, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इजी है, ऐसे बोलोगे। बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, ये वाला KMnO4। चलो KMnO4 का बात करो, बताओ बताओ KMnO4 का बात करो। और ये किसका है, ये Fe2+ का बात करो। चलो 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 जल्दी से बताओ मुझे KMnO4 के बारे में क्या कुछ दिया हुआ है। इसकी सिर्फ सर 5:1। तो मतलब कि मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाई में n फैक्टर मल्टीप्लाई बाई में वॉल्यूम इन ml। ये वाला भी आप लोग समझो कि रिड्यूसिंग रिएजेंट के लिए क्या क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाई में n फैक्टर मल्टीप्लाई बाई में बेटा जी वॉल्यूम इन ml, यही सूटेबल होगा सबसे ज्यादा फॉर्मूला। आपको यही चेक करना है कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या गिवन है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाओ। उसके ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या गिवन है, सूटेबल फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर इसकी मोलैलिटी नहीं पता है, इसकी मोलैलिटी यहाँ पता तो है 0.1 ये रहा। n फैक्टर कितना है बच्चा इसका 5 हो गया, वॉल्यूम हमको नहीं पता। अब यहाँ पर देखो इसका मोलैलिटी कितना गिवन है, इसका मोलैलिटी कितना है भाई 0.5 0.5 है। इसका n फैक्टर कितना है बच्चा 1 है। इसका वॉल्यूम कितना गिवन है 200। तो आप लोग निकल जाएगा, बताओ 0.5 हो जाएगा, 0.5 से 0.5 कट गया 200। तो ये वॉल्यूम इन ml आ जाएगा आपका, ये 0.5 से 0.5 कट गया तो 200 ml आ जाएगा। 200 ml इज योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन देख लो आपको मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। अभी तो ये बहुत इजी है, अभी तो मैं अपनी पे आया नहीं हूं, ठीक है। मतलब समझो अभी ये इजी है, अभी तो मैंने ये मेंस और नीट लेवल का कराया है। कल मिलेंगे अगली क्लास में। चाहते हो क्या कुछ कराऊं? यस सर। किस लेवल का कराया सर अपने आप मतलब तक? चाहते हो कि अभी नीट और जेई लेवल का कराया है, चाहते हो कि कुछ और भी कराऊं? यस सर। ये लो सर एडवांस वाले? हाँ एडवांस वालों। देखो वैसे तो एडवांस वाला कॉन्सेप्ट बताऊं तो बैक टाइट्रेशन बचा है, और जब एक से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो बचा हुआ है। बैक टाइट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है। और भी चाहूँ तो आइडोमेट्री है, पर कोई बात नहीं, उतना आप में आता नहीं है। तो चलो ठीक है, देखता हूँ अगर आप लोग चाहोगे तो करवा दिया जाएगा, नहीं तो आपका आपके जेई मेंस तक का तो सारा चालू हो गया है। हाँ बोलो सर नीट में बैक टाइट्रेशन आता है सर? क्या बोलो? सर नीट में बैक टाइट्रेशन आता है? नीट में बैक टाइट्रेशन तो बहुत रेयर है, ये मुझे लगता नहीं है कि यार आजकल वो लेवल से रख रहा है। वैसे तो मना तो उसने किया नहीं आज तक कि बैक टाइट्रेशन नहीं दूंगा, पर जैसा मैंने देखा है उसका ट्रेंड, करवा देना। है ना, जैसा मैंने उसका ट्रेंड देखा है बैक टाइट्रेशन के लेवल तक वो पहुंच ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है आजकल। पहले तो पहुंचता था, आजकल उसने आजकल एग्जाम होते कहाँ, एक साल में तो होता है। सर जब तक हम पहुंचेंगे वो पहुंच जाएगा। पता नहीं यार तुम्हारे उसमें क्या पहुंचेगा। अभी मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ, पहुंचा ही नहीं। पहले पहुंचा हुआ था, देखता हूँ पहले वाला तो बैक टाइट्रेशन पहले करवाता था वो लोग, वो पहले डबल टाइट्रेशन भी दे लेता था भाई साहब, डबल टाइट्रेशन दे देता, मजा आ जाता था। खैर कोई नहीं, क्यों थोड़े के लिए छोड़ा जाए, एक क्लास और लगेगी, पर उसमें भयंकर लगेगा, आपका काफी ज्यादा दिमाग यूटिलाइज होगा, काफी ज्यादा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, हो जाएगा ठीक है। अच्छा खासा ब्रेन यूज कर लूंगा मैं ये सब। आज के लिए इतना ही बेटा जी। आज की क्लास से मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबल है कि हाँ एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर टाइट्रेशन से कुछ आया तो मुझे जहां तक लगता है 90% यहीं से आएगा, जितना मैं करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हाल फिलहाल सिर्फ इतना रहेगा। बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड बाय सर।